हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं ICMR 2021 का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जो कि जिससे कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले 2021 का जनरल एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस 100 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जिसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या कर दिया गया है, अभी का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें से 100 क्वेश्चन 100 में से 50-50 कर दिया है। 50 क्वेश्चन आपको कोर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके फंडामेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, बेसिक्स फंडामेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे यहाँ पे बात करने वाले हैं, इन 100 क्वेश्चंस पे, जो कि 2021 में पूछे गए थे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीट होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको ये पता चल जाता है कि किस सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आने वाले एग्जाम पे ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, चूंकि ये एग्जाम जो हुआ था वो CBT मोड में हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, तो पिक्चोरियल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन ये पिक्चोरियल था, इसमें एक मीडिया का फोटो दिया गया था। ठीक है, जिसमें ये जो था आपको येलोइश कलर का कुछ मीडिया था जो कि पूछा गया था। ठीक है, अब ये फ्लास्क में रखा हुआ मीडिया था जो कि पूछा गया था। तो इसमें इसका आंसर था लेविंस्टीन जेनसेन मीडियम। ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए था जो इस मीडियम को यूज किए हुए हैं, चाहे देखे हुए हैं। ठीक है, तो ये लिविंस्टीन जॉनसन मीडियम जो था आपका उस समय आंसर था। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेफिलोकोकस फूड पॉइजनिंग मैनिफेस्ट विद इन हाउ मच टाइम आफ्टर इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। कह रहा है कि कंटेमिनेशन के बाद, कि फूड कंटेमिनेशन हुआ, वो इंजेस्ट किया, तो कितने देर के बाद वो अपने जो पॉइजनिंग को मैनिफेस्ट कर पाता है। कौन? स्टेफिलोकोकल। तो स्टेफिलोकोकल का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो अबाउट 3 आवर्स का होता है। कितने का? 3 आवर्स का होता है। तो ये माना जाता है कि इंक्यूबेशन पीरियड के कुछ देर के बाद वो पॉइजनिंग को मैनिफेस्ट कर सकता है। तो ये बाकी जो है, जो कि 10 से 12, 12 से 24, ये बहुत ज़्यादा टाइम है। तो 3 आवर का इंक्यूबेशन पीरियड के बाद समय क्या आता है? ये वाला, यानी कि आपका 2 to 6 आवर जो है वो आपका मैनिफेस्टेशन, पॉइजनिंग मैनिफेस्टेशन टाइम है। किसका? स्टेफिलोकोकल का। ठीक है, जो कि फूड पॉइजनिंग के द्वारा आपके शरीर में जाता है। अगला क्वेश्चन है, अ पेशेंट डायग्नोज्ड टू हैविंग मलेरिया वाज सक्सेसफुली ट्रीटेड विद एन एंटी मलेरियल ड्रग extracted from a plant sweet woodworm. The compound had been discovered by Nobel laureate 2U, उनका पूरा नाम था 2UU, ठीक है, in 1972। ये मतलब ये जो क्या कहा गया, ये जो मलेरियल ड्रग था वो डिस्कवर कब किया गया? 1972 में। किसके द्वारा? 2UU के द्वारा। इनका पूरा नाम था, यहाँ पे लिख देते हैं 2UU। ठीक है, इनको इनने डिस्कवर किया कब? 1972 में। ये स्वीट वुडवर्म जो है उसका पूरा नाम जो होता है वो पूरा नाम है आर्टेमेसिया एनुआ। तो अगर इस नाम से भी आप जाने तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक हो सकता है, कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये था आर्टिमिसिनिन, जो कि कहाँ से एक्सेप्ट किया गया था? आर्टेमेसिया एनुआ से। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थी, इनके बारे में बता दें आपको, ये जो साइंटिस्ट थी ये एक मलेरियोलॉजिस्ट थी। ठीक है, जो कि ये प्रोफेसर भी रह चुकी थी। ठीक है, तो ये एक मलेरियोलॉजिस्ट प्रोफेसर थी जो कि जिनको इस आर्टिमिसिनिन के खोज के लिए 2015 में, यानी काफ़ी समय के बाद, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो आपसे इस क्वेश्चन को अगर पूछना चाहे तो आगे घुमा करके भी पूछ सकता है कि 2UU को कब और किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये चाइनीज थी। ये कब क्या थी? चाइनीज थी, जिनको 2015 में इसी आर्टिमिसिनिन के खोज के लिए फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, आर्टिमिसिनिन के लिए। आर्टिमिसिनिन बाद में अभी कई सारे बीमारी के लिए भी इसको टेस्ट किया जा रहा है कि शायद कुछ निकल जाए। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फ्रॉम अ फीमेल पेशेंट्स हैविंग एन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रोड्यूसिंग म्यूकोइड कॉलोनीज
ऑक्सीडेज निगेटिव, वॉक्स प्रोस्कर टेस्ट पॉजिटिव, यूरियाज पॉजिटिव, कुड बी। ठीक है, तो यहाँ पे है वोगस प्रोकोस्टर टेस्ट। ठीक है, वोगस प्रोकोस्टर टेस्ट। तो वोगस प्रोकोस्टर टेस्ट जो है हम आपको बता दें, ये टेस्ट जो है ये एक ग्लूकोज फॉस्फेट मीडियम के लिए भी यूज किया जाता है। ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रॉथ यहाँ पे इस टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रॉथ, ये ब्रॉथ आप जानते हैं कि बैक्टीरियल कॉलोनी के लिए होता है। बैक्टीरियल कॉलोनी एलोइस कलर का होता है। एलोइस कलर क्या होता है? ठीक है, ये टेस्ट जो है ये टेस्ट डिटेक्ट करता है बैक्टीरियल एसीटोइन को। ठीक है, बैक्टीरियल एसीटोइन को। ठीक है, तो ये ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रॉथ जो है एलोइस होता है। जैसे ही ये पोस्ट टेस्ट डिटेक्ट करता है, ये एलोइस कलर जो है वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो ये वॉक्स प्रोकोस्टर टेस्ट जो है किसके लिए यूज किया जाता है? बैक्टीरियल कॉलोनी क्लेबेसिया न्यूमोनी के लिए। किसके लिए? क्लेबेसिया न्यूमोनी के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ वायरल इन्फेक्शन ऑल हेल्थ केयर वर्कर आर एडवाइज टू वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने नाम सुना होगा, PPE। आपने कब ये नाम सुना होगा? PPE किट। कब? कोविड के समय। किसके समय? कोविड के समय। कोविड के समय आपने ये नाम सुना था। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर द पर्पस 19N95 respirators were also provided. What does N95 stand for? मतलब ये जो इसका सारे कहानी का सार ये है कि ये N95 जो है ये क्या डिनोट करता है, क्या बताता है, किस तरह का कोड नेम है। तो N95 जो है 95 जो है ये 95% का बात करता है। ठीक है, 95% का। अब 95% क्या? तो यहाँ पे है नॉन वायल प्रूफ ब्लॉक्स 95% वेरी एन फ्रॉम नॉन वायल प्रूफ। ओके, 95% तो 95%। अब 95% क्या? तो 95% यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ये तो पहले तो हम 98% हटा देते हैं, ये दो ऑप्शन पहले ही छट गए। बचा क्या क्या? तो आपका पहला और तीसरा। पहला कह रहा है कि नॉन वायल प्रूफ ब्लॉक्स 95% ऑफ वेरी स्मॉल यानी कि 0.3 माइक्रोन टेस्ट पार्टिकल्स, और दूसरा है नॉन वायल प्रूफ वेरी स्मॉल 0.03 माइक्रोन टेस्ट। तो ये सॉरी यहाँ पे 0.003 में, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 95% इतना माइक्रोन के लिए प्रूफ नहीं था। इतना ये काफ़ी माइन्यूट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। नॉन वायल प्रूफ ब्लॉक 95% ऑफ वेरी स्मॉल 0.03 माइक्रोन टेस्ट पार्टिकल्स। क्योंकि फिल्टर्स भी बनाए जाते हैं तो 0.03 के रेंज में रखे जाते हैं। लैमिनार हुड का भी फिल्टर आप देखिएगा तो 0.02 से 0.3 के बीच में होता है। इससे बहुत ज़्यादा वो फिल्टर बहुत ज़्यादा माइक्रो फिल्टर नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर हो गया पहला नॉन वायल प्रूफ ब्लॉक 95। याद रखिएगा 0.03 माइक्रोन, इससे छोटा नहीं होता है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर की बात होती है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर। एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो मॉड्यूलेटर है क्या है? मॉड्यूलेटर। इसका यूज हम लोग करते हैं हार्मोन थेरेपी में। हार्मोन थेरेपी में किसके लिए? ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अब ये मॉड्यूलेटर हार्मोन थेरेपी में तो यूज होता है, बात सही है, लेकिन ये मॉड्यूलेटर कौन सा है? तो ये जो मॉड्यूलेटर है वो है आपका टेमोक्सिफेन। टेमोक्सी यहाँ पे आपका चौथा नंबर आंसर होगा। इसके अलावा एक और चीज आपको बता दे, हो सकता है आपसे पूछ सकते हैं,
रोलैक्सीफेन भी सेम तरह का मॉड्यूलेटर है जो कि आपको एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर के रूप में यूज किया जाता है एज हार्मोन थेरेपी फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, रोलैक्सीफेन। ठीक है, तो टेमोक्सीफेन एंड रेलॉक्सीफेन ये दो तरह के एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर हैं जो कि यूज किए जाते हैं। चलिए अगला है एल्डोस्टेरोन कॉजेज। एल्डोस्टेरोन कॉजेज, एल्डोस्टेरोन क्या करता है? तो सबसे पहले एल्डोस्टेरोन जो होता है वो आपको यूरिन सिक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, यूरिन सिक्रीशन मतलब आप समझ सकते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यूरिन का जो वॉल्यूम होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये काम करता है आपके डीसीटी पर, यानी कि डिस्टल प्रॉक्सिमेटेड कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड, सॉरी एक पीसीटी होता है दूसरा डीसीटी होता है। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स किसका पार्ट है? ये नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन में ये काम करता है किस पे? डीसीटी पे। या डीसीटी पे इसका काम दो है। पहला, ये सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, वाटर उसके साथ साथ वाटर के भी का भी रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है। इसके साथ साथ अब चूंकि आयन को बैलेंस करना है, सोडियम पोटेशियम के लेवल को बैलेंस करना है, तो ये रीएब्जॉर्प्शन करता है। साथ ही अब चूंकि बैलेंस करता है तो इसके साथ इसको क्या चाहिए? पोटेशियम। तो पोटेशियम के एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन, क्योंकि आयन को बैलेंस रखना है, ऑस्मोलरिटी को बैलेंस रखना है। तो ये दो काम करता है। पहला, सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। ठीक है, पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। ठीक है, अगला है ऑक्सीटोसिन इज यूजफुल फॉर। ऑक्सीटोसिन इज यूजफुल फॉर, तो सबसे पहले बता दें ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से के न्यूरोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट होता है। अब ये आपको याद रखने वाली बात है। अब बात आती है कि सिक्रीट तो न्यूरोहाइपोफाइसिस से होती है, लेकिन क्या ये सिंथेसाइज भी न्यूरोहाइपोफाइसिस में होती है? क्या सिंथेसाइज भी पिट्यूटरी ग्लैंड में होती है? नहीं, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है सिर्फ इसके स्टोरेज का काम करता है और जब जरूरत पड़ता है तो यहाँ से सिक्रीट कर देता है, लेकिन ये बनाता नहीं है। बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से ये आके स्टोर होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस में और न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज किया जाता है अदर बॉडी पार्ट पे। काम क्या है? तो काम है इसका, ये जब भी सिक्रीट होता है ये आपके बॉडी के स्मूथ इपिथेलियम के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, स्मूथ इपिथेलियम के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। तो इसका मेन रोल होता है इंडक्शन ऑफ लेबर पेन। बच्चे के जन्म के समय माँ को जो पेन होता है दैट इज कॉल्ड लेबर पेन और दैट इज इंड्यूस्ड बाई oxytocin that was secreted from the neurohypophysis that was the posterior part of pituitary gland, but oxytocin does not synthesize in neurohypophysis. Neurohypophysis only a storage part of the oxytocin actually is synthesized in the hypothalamus of the brain. ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपको एक फोटो दिया गया है, कह रहा है कि ये लैंगनड्रॉफ एपरेटस है सोन बिलो। ठीक है, ये किस काम में आता है? तो आपके इसका आंसर इट इज एन आइसोलेटेड हार्ट परफ्यूजन टेक्निक है। ये एक आइसोलेटेड हार्ट परफ्यूजन टेक्निक है। किसका टेक्निक है? हार्ट के परफ्यूजन का टेक्निक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Which of the following antidote poisoning? Which of the following antidote poisoning combination is incorrect? ठीक है, पहला है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स ये हम लगा रहे हैं, इसका मतलब ही नहीं ये सही है। बीटा ब्लॉकर्स, तो बीटा ब्लॉकर्स एक्चुअली होते क्या है समझ लीजिए। बीटा ब्लॉकर्स का जो एग्जाम्पल है वो है प्रोप्रानॉल सबसे मोस्ट टॉक्सिक आपका बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, इसके कारण होता क्या है
कि आपका जो सिक्रीशन के कारण क्या होता है कि लगभग रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज हो जाता है और आपके एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। इसका एंटीडोट जो है वो क्या है, ग्लूकागॉन है। क्या है, ग्लूकागॉन है। ये बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके कारण ये मेम्ब्रेन में भी इंटर कर जाते हैं, ब्रेन में भी इंटर कर जाते हैं और बीटा सेल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसको एक्टिवेट करने के लिए हमको ग्लूकागॉन की जरूरत होती है। यानी कि ये कॉम्बिनेशन आपका इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। दूसरा है आपका साइनाइड। साइनाइड एक तरह का पॉइजनिंग है जो किसको ब्लॉक कर देता है, साइटोक्रोम को, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज 3 को, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज 3 को। ये कहाँ होता है, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC में, जो कि कहाँ होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ तो एनर्जी नहीं बनेगी, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेज के कारण आदमी कोमा में चला जाता है, क्योंकि एनर्जी लेवल सडनली डाउन हो जाता है या उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हाइड्रोक्सीकोबालामीन। हाइड्रोक्सीकोबालामीन दैट इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B12। तो हाइड्रोक्सीकोबालामीन इज ए एंटीडोट ऑफ साइनाइड। ठीक है, अगला है ग्लूकोज एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। ग्लूकोज का क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या ग्लूकोज का एंटीडोट है, ग्लूकोज क्या इथाइलिन ग्लाइकॉल का एंटीडोट है, नहीं। इथाइलिन ग्लाइकॉल का एंटीडोट जो होता है वो इथानॉल होता है। तो यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका 3, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब चौथा भी आप समझ ही लीजिए, फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड जो है, हालांकि अभी तक इसका कोई एंटीडोट कंपलसरी बना नहीं है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड को माना जाता है कि फ्लोराइड के कारण जो प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं उसको कैल्शियम क्लोराइड जो है उसको कम कर देता है। एक्चुअली फ्लोराइड के कारण क्या होता है कि शरीर में हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिक, यानी कि कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड देते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि फ्लोराइड का कैल्शियम क्लोराइड एज ए एंटीडोट अगेंस्ट फ्लोराइड यूज किया जा सकता है, लेकिन ऑफिशियली जो देखा जाए एज ए एंटीडोट अभी कोई विकसित नहीं हुआ। तो इसमें आपका आंसर नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सर्फेक्टेंट ऑफ द लंग्स। सर्फेक्टेंट ऑफ द लंग, तो क्या है, करेक्ट में तो आपका हो जाएगा प्रोड्यूस्ड बाय द टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। बात सही है कि ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स कौन होते हैं, अल्वियोलर सेल्स टाइप 2, चाहे क्लब सेल्स भी इसको बोलते हैं टाइप 2। ठीक है, तो इसीलिए इसको न्यूमोसाइट्स यानी कि अल्वियोलर सेल्स। दूसरा है, अब बात आती है कि बाकी इनकरेक्ट कैसे हैं। दूसरा है सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी प्रोटेक्ट अगेंस्ट न्यूमोटोलर रेस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम। भाई सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी अगर हो जाएगी तो वो किसी डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कैसे कर सकती है, ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि ये हेल्पफुल है, लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल है। तो अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो ये प्रोटेक्शन तो बात तो रहेगी ही नहीं, यहाँ पे ये तो और डिजीज कॉज करेगी। दूसरा है सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी एट चाइल्डहुड प्रोटेक्ट फ्रॉम, फिर बात प्रोटेक्ट की आती है, यानी कि ये भी गलत है। नियरली 90% ऑफ द सर्फेक्टेंट प्रोटीन, ये गलत है। देखिए प्रोटीन का तो बना होता है लेकिन 90% नहीं होता है, क्योंकि इसमें लिपिड का भी पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, लिपिड का भी पार्ट होता है, इसलिए ये गलत है। तो अगर ये बोले कि ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है तो आप सही बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोटीन बोल रहा है तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, which of the following is a muscle involved in normal inspiration। नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात हो रही है। तो इंस्पिरेशन की केस में क्या होता है, आपका जो थोरैसिक वॉल्यूम होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इसकी इंक्रीज, थोरैसिक वॉल्यूम को इंक्रीज में क्या क्या काम में आता है, डायाफ्राम जो कि डम शेप ऐसे होता है,
ठीक है। तो जब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो ये डायाफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचित होता है, ठीक है, और एक डम शेप्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है? डम शेप हो जाता है। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज हो जाता है। थोरैसिक जो आपका रिब्स है वो बाहर की तरफ फैलने लगता है, ठीक है। अब रिब्स को फैलाने के लिए आपका काम में आता है एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इंस्पिरेशन में दो पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकास्टल का मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आपका ये जो है डायाफ्राम जो भी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है एक्सटर्नल। लेकिन अब एक्सप्रेशन की भी बात होते हैं। एक्सप्रेशन में ये क्या होता है? नॉर्मल रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे इंटरनल इंटरकास्टल मसल जो होता है उसका रिलैक्सेशन होता है, और इसका डायाफ्राम का भी रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। Which of the following region of eye has the greatest concentration of cones? कोन्स क्या किस में भाग लेता है? आपके कलर विजन में। कलर विजन में ये कहाँ पे होता है? आपके फोबिया के पास। फोबिया में इसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय द फंजाई? नॉट कॉज्ड बाय द फंजाई। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है ये फंगस के द्वारा कॉज किया गया है, जो कि लंग्स को इन्फेक्ट करता है। अब कौन सा फंगस है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेंटम, ठीक है। तो ये भी आपके फंगस के द्वारा कॉज किया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फंगस के द्वारा नहीं किया गया, फंगस के अलावा किसके द्वारा किया गया। उसके बाद है न्यूमोसाइटोसिस न्यूमोनिया, ये भी आपके फंगस के द्वारा कॉज किया गया है, और फंगस के द्वारा ही कॉज किया गया है। ये आपके न्यूमोसाइटोसिस जेरीविसी फंगस के द्वारा, ये भी आपके लंग्स को ही इन्फेक्ट करता है। अगला है आपके राइनोस्पोरोडियोसिस भी आपके फंगस के द्वारा ही कॉज किया गया है, और ये आपको राइनोस्पोरोडियोसिस सेबी के द्वारा कॉज किया है। पूरा नाम राइनोस्पोरोडियोसिस सेबी, इसके जनक का नाम है, मतलब कॉजिंग एजेंट का नाम है, जो कि एक फंगस है। ये आपके एनिमल फीकस के द्वारा कंटेमिनेटेड पॉन्ड्स में नहाने के, मतलब उसमें डुबकी लगाने से होता है। कोई ऐसा पॉन्ड्स है जिसमें किसी जानवर का फीकस है, तो उस फीकस के द्वारा वो पॉन्ड क्या हो जाता है? कंटेमिनेटेड होता है। अगर उसमें आप डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं, तो उसके द्वारा ये कॉज होता है। अगला तो बचा क्या? मेलियोडियोसिस। तो ये मेलियोडियोसिस जो है ये एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है? हम आपको नाम बता देते हैं, बुरखोलोडेरिया स्यूडोमेलाई। आपको पूरा यहाँ पे देख लीजिए, स्यूडोमेलाई, ठीक है। ये आपके कंटेमिनेटेड सॉइल, कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड एयर के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मेलियोडियोसिस, ठीक है। अगला है अ हाई स्कूल एथलीट विद अ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चरल हार्ट प्रॉब्लम। ध्यान दीजिएगा, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चरल हार्ट प्रॉब्लम प्रेजेंट टू द कार्डियोलॉजी क्लिनिक फॉर द पीरियोडिक चेकअप, मतलब बार बार जाता था, तो पीरियोडिक चेकअप या फॉलोअप भी आप कह सकते हैं। ऑन एग्जामिनेशन हिज हार्ट रेट वाज 96 बीट्स पर मिनट, ठीक है, एंड बीपी वाज, हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ ध्यान दीजिएगा, एंड बीपी वाज 140/86 mm पर Hg। व्हाट वुड बी द मीन आर्टेरियल प्रेशर इन द पेशेंट, ठीक है, मीन आर्टेरियल प्रेशर इन द। तो ये जो मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई साहब? 1/3 SBP यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अब हमको ये दोनों कहाँ से मिलेगा, तो हम आपको बता दें कि ये जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है, वो एक्चुअली सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक होता है। ध्यान दीजिएगा, सिस्टोलिक डिवाइडेड बाई डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक का मतलब होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर के ब्लड को पुश करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर के ब्लड को पुश करता है तो हायर प्रेशर के द्वारा पुश होता है, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक मतलब जब रिलैक्स हो गया, पुश करने के बाद रिलैक्स हुआ, तो उस समय जो आर्टरी में प्रेशर होता है ब्लड का, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इन दोनों को अगर इसमें पुट करके आप निकालते हैं तो सिस्टोलिक हो गया 140 और डायस्टोलिक हो गया 186। तो इस फॉर्मूला में जब आप पुट करते हैं तो यहाँ पे हम कर भी देते हैं 140 माइनस 86 प्लस 86। ठीक है, तो 1/3 86 में से आप घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 54 प्लस 86। ये 3 से 54 कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 और यहाँ पे 86 पहले से, 18 प्लस 86 दैट इज 104, यानी कि 104 mmHg आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोन पैक द डीएनए इनटू अ रिपीटिंग एरे ऑफ डीएनए प्रोटीन। हिस्टोन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ठीक 2019 में आपसे पूछा गया था। यहाँ पे दिखा देते हैं, हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है, ICMR 2019 का ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था। ठीक है, हिस्टोन पैक द डीएनए इनटू अ रिपीटिंग रे ऑफ डीएनए। उस समय आपसे हिस्टोन में पूछा गया था कि कौन सा एमिनो एसिड ज्यादा होता है 2019 में। तो कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के रख दे, हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा बहुत चेंज करके आपको क्वेश्चन दे दे। उस समय पूछा गया था कि हिस्टोन में किस एमिनो एसिड का मैक्सिमम रेशियो होता है। तो हिस्टोन में आपको हमने बताया था कि जो पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड होते हैं जैसे आर्जिनिन और लाइसिन, वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको बाइंड करना होता है डीएनए से। ठीक है, इसीलिए डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है, तो उसके लिए इसमें पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है ताकि इंटरेक्शंस ज़्यादा हो। तो अब बात आता है कि ये दोनों मिलके बनाते क्या भाई साहब, तो ये बनाते हैं आपको न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू यूजिंग फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। ये जो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक है, ये एक्चुअली मेम्ब्रेन में प्रोटीन का पोजीशन देख लीजिए, चाहे कुछ भी, प्रोटीन का पोजीशन जानने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जिस मेम्ब्रेन में हमको प्रोटीन का पोजीशन जानना हो उसको -186 डिग्री पे फ्रीज कर दिया जाता है। -1 मतलब लिक्विड नाइट्रोजन क्या कर देता है, फ्रीज कर दिया जाता है। फिर उसको चिल्ड नाइफ जो भी, वो भी पहले से फ्रैक्चर मतलब फ्रीज्ड हो, चिल्ड नाइफ से उसके बायोलॉजिकली उसको, उसके जो मेम्ब्रेन के जो डबल मेम्ब्रेन होता है उसको बीच से काटा जाता है और फिर उसको उसमें जो है प्रोटीन की पोजीशंस को चेक किया जाता है। और चेक करने के बाद उसको फिर कैसे देखा जाता है, तो उसको देखा जाता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो हम आपको बता दें हमेशा डेड सेल के विजन के लिए यूज किया जाता है, लाइव सेल्स में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। और ये अब चूंकि चिल्ड है, फ्रीज फ्रैक्चर्ड है, इसके मेम्ब्रेन को काट दिया गया है, दैट मीन्स द डेड सेल। और डेड सेल के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यहाँ पे देखने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन इज अ टाइप ऑफ क्रोमोजोम म्यूटेशन। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन जो है एक तरह का क्रोमोजोमल एवेरिएशन है। इन्वर्जन ऑफ क्रोमोजोम सेगमेंट डज नॉट इंक्लूड, ये नहीं होगा, डज नॉट इंक्लूड सेंट्रोमियर, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर इंक्लूड होता है। इन्वर्जन ऑफ अ क्रोमोजोम सेगमेंट दैट इंक्लूड सेंट्रोमियर, इन्वर्जन ऑफ क्रोमोजोम सेगमेंट दैट इंक्लूड टेलोमियर्स बट नॉट क्रोमोजोम सेंट्रोमियर, टेलोमियर बट नहीं, ये भी नहीं होगा। इन्वर्जन ऑफ क्रोमोजोम सेगमेंट दैट नाइदर इंक्लूड टेलोमियर नॉर सेंट्रोमियर, आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर 2। अगला है फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ये भी आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए ही होता है, लेकिन ये प्रोटीन का जो मूवमेंट होता है उसकी स्टडी के लिए होता है। प्रोटीन का मूवमेंट होता है मेम्ब्रेन में, ठीक है, तो प्रोटीन के मूवमेंट को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए होता है। टू स्टडी द लिविंग सेल विदाउट स्टेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड। ये भी आपको ICMR 2019 में पूछा गया था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
द मटेरियल यूज्ड फॉर द बायोप्लास्टिक, बायोप्लास्टिक के लिए आपको पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का यूज किया जाता है। बायोप्लास्टिक आपको उतना बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि पॉल्यूटेड नहीं होता है, इसलिए इसको बायोहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रेड स्कोर इन अ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डाटा। फ्रेड क्या है? फ्रेड एक कंप्यूटेशनल प्रोग्राम है, कंप्यूटेशनल प्रोग्राम है। तो जब भी आप नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करते हैं तो आपको एक स्कोर मिलता है जिसका रेंज 0 to about 60 होता है। और ये क्या बताता है, वो जो सीक्वेंसिंग हुई है उस डाटा की क्वालिटी को बताता है कि ये डाटा कितना क्वालिटेटिव है। दैट मीन्स ये जो रेशियो, ये जो रेंज आपको मिलता है, वो रेंज आपको बताता है कि दिए गए डाटा में जो आप क्या कह सकते हैं कि जो सीक्वेंसिंग की गई है उसमें कितना करेक्ट है और कितना इनकरेक्ट है। मतलब इनकरेक्ट सीक्वेंस का ये रेशियो बता देता है। तो ये क्या कह सकते हैं इसको, रीड क्वालिटी स्कोर। यानी कि फ्रेड जो है वो क्या बताता है, रीड क्वालिटी स्कोर को रीड करता है कि कितना आपका डाटा जो है कितना क्वालिटेटिव है, कितना एक्यूरेट है। ठीक है, व्हाट डज SNP? SNP स्टैंड फॉर सिंगल नंबर पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे होगा आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि डीएनए में आपका जो ये डीएनए होता है इसमें बहुत ऐसे स्थान होते हैं जिसमें 1.4 मिलियन ऐसे जगह होते हैं आपके ह्यूमन डीएनए में जहाँ पे एक ही न्यूक्लियोटाइड रह जाता है। यानी कि वो उसके अपोजिट साइड में, यानी कि दूसरे स्टैंड पे कोई बेस पेयर करने वाला दूसरा न्यूक्लियोटाइड नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? 1.4 मिलियन। ओके, चलिए 1.4 मिलियन ऐसे जगह होते हैं, यानी कि 14 लाख ऐसे जगह होते हैं जहां पे ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। दैट मीन्स कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि ये बहुत नंबर ऑफ जगह पे पाया जाता है। तो अगला से क्वेश्चन है, कंपेंसेशन रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन रिलेशन टू फ्लो साइटोमेट्री। तो फ्लो साइटोमेट्री में कंपेंसेशन किस प्रोसेस के रिलेशन में दिया जाता है? तो ये कंपेंसेशन जो है वो ओवरलैपिंग फ्लोरेसेंट जो होता है उसको एलिमिनेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल, यही होगा। एलिमिनेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्लोरेसेंट सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट फ्लोरोक्रोम्स, यहाँ पे यही होगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल क्रोम्स। Which one of the following cross will produce two phenotypes in the next generation? कह रहा है कि कौन सा क्रॉस जो है अगले जनरेशन में दो तरह के फिनोटाइप शो करता है। तो यहाँ पे होगा आपका टेस्ट क्रॉस। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। पहले टेस्ट क्रॉस होता क्या है? तो टेस्ट क्रॉस जो होता है वो F1 जनरेशन को अगर आप रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, जैसे मान लीजिए टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट है तो अगर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, जैसे टी है और यहाँ पे टी है, ये डोमिनेंट प्लांट है और ये रिसेसिव प्लांट है। ये आपका टॉल है और ये आपका ड्वार्फ है। तो F1 जनरेशन में क्या बनेगा? टी और ये रिसेसिव ये हो गया। तो अब F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना है, तो यहाँ पे हो गया मान लीजिए कि आपका F1 जनरेशन टी और यहाँ पे टी। यहाँ पे दो तरह के गैमेट बनेंगे और यहाँ पे सिंगल गैमेट बनेंगे। अब दो तरह का आप क्रॉस कराइए, एक आपका बन जाएगा टी कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा टी। ये हो जाएगा आपका ड्वार्फ और ये हो जाएगा आपका टॉल। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के फिनोटाइप को देखने को मिलेगा, एक लंबा एक छोटा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी है और ये दोनों स्मॉल टी है, तो ये टॉल हो जाएगा और ये ड्वार्फ हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। और यहाँ पे आपको दो तरह के फिनोटाइप भी देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच मेनी ट्रेट ऑफ कैरेक्टर आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट एंड द इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव। तो ये एडिटिव अलील जो होते हैं वो बेसिकली पॉलीजीन इनहेरिटेंस में मिलते हैं। पॉलीजीन इनहेरिटेंस का कैरेक्टर होता है कि ये जो पॉलीजीन होते हैं वो जो पॉलीजीन जो होते हैं वो आपके नॉन सिनेप्टिक होते हैं।
ठीक है। तो नॉन सिनेप्टिक होने के कारण ये सिंगल जीन इनहेरिटेंस को फॉलोइंग नहीं करते हैं, ये पॉलीजीन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। यानी कि ये अपना जो ग्रेडियंट है वो एक एडिटिव फॉर्म में यानी कि जोगात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो बोथ द अलील एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली इन F1 जनरेशन एक्सेप्ट। ठीक है। कह रहा है सिकल सेल एनीमिया, बात सही है। ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, ए भी प्रदर्शित करता है, बी भी। रोन कैटल में मतलब जो पशु होते हैं जिनके जो स्किन होते हैं वो चकतेदार होते हैं। चकतेदार यानी कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे जर्सी गाय आप देखते हैं कि ब्लैक और व्हाइट दोनों अलग अलग शो करते हैं, दोनों मिक्स नहीं होते हैं। लेकिन ये आर्टिनियम मेजस जो है ये आपको रेड और व्हाइट दोनों के कॉम्बिनेशन को शो करती है और ये पिंक कलर की हो जाती है। यानी कि रेड और व्हाइट दोनों अलग अलग प्रदर्शित नहीं होते, ये दोनों संयुक्त रूप से पिंक फ्लावर के रूप में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है। तो वहीं यहाँ पे कह रहा है कि बोथ द एलील्स एक्सप्रेस देम सेल्फ इक्वली इन F1 जनरेशन। किसमें सिकल सेल में भी प्रदर्शित करता है, ये बी में प्रदर्शित करता है, रोन में करता है। लेकिन आर्टिमिनियम में ये अलग अलग प्रदर्शित नहीं होता, ये दोनों मिल जाते हैं और एक नया कलर बना लेते हैं। इसलिए आपका आंसर यहाँ पे ये होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट दिया होगा। कह रहा है इन द क्रॉस ये बीबी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग दैट इज ये BBCC। ठीक है। अब देखिए हम यहीं पे आपको बना देते हैं AA BBCC, यहाँ पे हो गया AA BB कैपिटल C स्मॉल c। तो यहाँ ये क्या है आपका मोनो हाइब्रिड है। तो मोनो हाइब्रिड है तो यहाँ पे कितने तरह के गैमेट बनेंगे ध्यान दीजिए A B C, और यहाँ पे कितने तरह का बनेगा सॉरी स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल c। ठीक है। अब ये आपका डाई हाइब्रिड है, तो डाई हाइब्रिड है तो यहाँ पे 4 तरह के गैमेट देखने को मिलेंगे। 4 तरह के गैमेट। पहला हो जाएगा A कैपिटल B कैपिटल C, दूसरा हो जाएगा A स्मॉल b कैपिटल C। ठीक है। फिर हो जाएगा आपका A कैपिटल B स्मॉल c, और दूसरा हो जाएगा A स्मॉल b स्मॉल c। ठीक है। अब कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग दैट इज डबल A। ठीक है। तो ये कितना बनेगा। ठीक है। अब हम इसको क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कैसे कराएंगे ध्यान दीजिएगा। अब इसको यहाँ पे हम आपको पीछे ले चलते हैं समझाने के लिए। ठीक है। यहाँ पे आ जाइए। पहले ये हम लोग बना लेते हैं क्योंकि 8 बनेगा। ठीक है ना। हो जाएगा उसका। ठीक है। ABC फिर आपका हो जाएगा ध्यान दीजिएगा स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल c स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। ठीक है। अब इसको मिलाते हैं। यहाँ पे A B B कैपिटल T स्मॉल c A B B कैपिटल T स्मॉल c A
ए बी कैपिटल टी स्मॉल सी, ए बी बी कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पे ए बी बी स्मॉल सी, ए बी बी स्मॉल सी, ये ए बी बी स्मॉल सी, फिर ए बी बी स्मॉल सी। हमको क्या चाहिए, ये चाहिए हमको, ए स्मॉल सी, हमको ये चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग, देखेंगे बता। अब ये हमको कहाँ कहाँ मिल रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें नहीं है, इसमें है, अच्छा यहाँ है, ठीक है। यानी कि जो ये 8 कॉम्बिनेशन है उसमें से एक है 1/8, 1/8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/8। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे बनाना है। 8 में से एक जो होगा वो आपका ऐसा होगा, ठीक है। चलिए अब है जीन फॉर स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट इज फंक्शनली कनेक्टेड विद। तो स्टार्च है तो आपको उसके शेप को बनाएगा, पॉड को कम होगा तो पॉड छोटा होगा, फली छोटा होगा, अगर बड़ा शेप ऑफ सीड जो होगा बड़ा होगा और छोटा होगा तो बड़ा होगा, ठीक है। शेप ऑफ सीड, अगर स्टार्च बढ़िया बनेगा, ज़्यादा बनेगा तो सीड बड़ा होगा, खराब बनेगा तो सीड छोटा होगा। When a diploid female plant is crossed with a tetraploid male, the ploidy of endosperm cell in the resulting seed। क्या अब यहाँ इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। When the diploid female है, ध्यान दीजिएगा, diploid female है और tetraploid male है। तो अगर diploid female है, मान लीजिए यहाँ पे, चलिए फिर इसको समझ लेते हैं। फीमेल कैसी है, डिप्लॉयड है, और मेल कैसा है, टेट्राप्लॉयड है, ठीक है। तो फीमेल अगर डिप्लॉयड है तो आपको पता है कि ये एम्ब्रियो सैक जो बनता है उसमें अंदर क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्ली होते हैं, और दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। अब मेल जब अपना पोलन ग्रेन बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, इसके आधा बनाएगा, यानी कि 2n बनाएगा, ठीक है। इसका आधा, जब 2n रहता था तो क्या बनाता था, हैप्लॉयड बनाता, जब डिप्लॉयड रहता था तो हैप्लॉयड बनाता था। अब यहाँ पे टेट्राप्लॉयड है तो वो उसका आधा होगा उसके पोलन ग्रेन में, यानी कि 2n। अब ये जाके इस पोलर न्यूक्ली से क्या करेगा, डबल फर्टिलाइजेशन करेगा। तो यहाँ पे 2n पहले से ही है और 2n यहाँ से जा रहा है, तो 2n प्लस n, यानी कि क्या, कितना हो जाएगा, 4n। और यही भागना आपका इंडोस्पर्म बनाता है, तो ये इंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, टेट्राप्लॉयडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्राप्लॉयडी हो जाएगा। समझ गया ना मेरी बात, फिर से समझ लीजिए। डिप्लॉयड फीमेल है तो फीमेल जो एम्ब्रियो सैक बनाएगी उसके अंदर जो ये पोलर न्यूक्ली होंगे वो n होंगे, मतलब उसके आधे होंगे। और टेट्राप्लॉयड मेल है तो ये जो पोलन ग्रेन बनाएगा ये 4n का आधा हो जाएगा, 2n। अब ये 2n जाके इससे फर्टिलाइजेशन करेगा, डबल फर्टिलाइजेशन, तो 2n प्लस n, इस दोनों का n कितना हो जाएगा, 4n, यानी कि टेट्राप्लॉयडी, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ द कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट, हाउ मेनी हैड कलर बेस्ड कंट्रास्टिंग। कलर बेस्ड कंट्रास्टिंग से कितने थे, समझ लीजिए। कलर ऑफ सीड क्या क्या था, ग्रीन और रेड था ना, कलर ऑफ सीड। फिर कलर ऑफ फ्लावर भी था, वायलेट और वाइट। और फिर क्या था, कलर ऑफ पॉड भी था, ग्रीन और येलो। तो कितने कलर हो गए, सीड का कलर, फ्लावर का कलर और पॉड का कलर, यानी कि 3 कंट्रास्टिंग कलर उन्होंने देखे थे। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सीवाल्ड-राइट इफेक्ट। तो सीवाल्ड ने किसके इफेक्ट के बारे में बताया था, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बताया था। उसके बाद करता है, बोन इज कनेक्टेड टू मसल विद द हेल्प ऑफ, ध्यान दीजिए, विद द हेल्प ऑफ टेंडन।
टेंडन की हेल्प से बोन जो होता है वो आपके क्या बोलते हैं मसल से ज्वाइंट करता है। लीगामेंट जो होता है वो बोन और बोन के कनेक्शन को बताता है। कार्टिलेज आपका एक तरह का उपास्थि है, ठीक है, तो ये उसमें नहीं होता है। हेबेसियन कैनाल ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। 5-year-old female patient was brought to the OPD by her mother with the chief complaints of speech impairment, a small head size problems, and problems in movement and balance, ठीक है, यानी कि सुनने में भी दिक्कत है और बैलेंस करने में भी दिक्कत है। She also find baby behavior is unique in the form of frequent laughter, hyperactivity, short attention span, and genetic analysis deletion in the material chromosome 15 was found. ओके, तो यहाँ पे सुनने में दिक्कत है और बैलेंस में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है, इशूज कहाँ है, मैटरनल क्रोमोजोमल 15 was found. Which of the following can present the syndrome? तो ये आपके एंजलमैन सिंड्रोम को शो करता है, क्योंकि यहाँ पे मैटरनल क्रोमोजोम 15 डिलीशन इन द मैटरनल क्रोमोजोम वाज फाउंड सीन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंजलमैन सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद आता है बुर्किट लिम्फोमा ऑकर्स ड्यू टू ट्रांसलोकेशन, तो ये क्रोमोजोम 8 के ट्रांसलोकेशन के कारण आपका बुर्किट लिम्फोमा जो है वो आपको देखने को मिलता है। अगला है आपको, ये एक तरह का आप बोल सकते हैं कि ये एक लिम्फेटिक कैंसर्स है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बुर्किटिक लिम्फोमा, जो कि क्रोमोजोमल 8 के ट्रांसलोकेशन के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन? पहला है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को हम लोग थर्ड आईलिड ऑफ ह्यूमन भी बोलते हैं, थर्ड आईलिड ऑफ ह्यूमन। तो बिहेवियरल चेंज और फिजियोलॉजी के कारण ये अभी जो है एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन रह गया है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। टेल वर्टिब्रा यानी कि आपका वर्टिब्रा का जो सबसे लास्ट वर्टिब्रा होता है जो थोड़ा सा टिल्ट रहता है, उसको हम लोग टेल वर्टिब्रा कहते हैं, उसका भी अभी रोल कुछ खास नहीं है। वर्मीफोर अपेंडिक्स आपको पता है कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। बचा नेल्स, तो नेल्स जो है अभी वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में नहीं है, ये प्रोटेक्टिव ऑर्गन है आपका, तो इसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में नहीं देखते हैं। अगला है टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days इन मलेरिया फीवर इज हीमोजोइन। ये आपके आरबीसी के रप्चर के कारण उत्पन्न होता है आपके ब्लड में, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है चिल एंड हाई फीवर के लिए, जो कि 4 से हर 48 to 72 आवर के बाद रिपीट होता है। मल्टीलॉयड 375 ये एक तरह का IUD है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये आपको गर्भ निरोध के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये गर्भ निरोधक डिवाइस है एक तरह से, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जो फीमेल के यूट्राइन में वो कर दिया जाता है। ये आपको कॉपर रिलीज करता है, और ये कॉपर रिलीज के कारण क्या होता है कि जो स्पर्म का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसीलिए ये IUD जो है सक्सेसफुल है। उसके बाद है विच ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैव सेम क्रोमोजोमल सेट एंड प्रोटोप्लाज्म? ओके, सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी, नहीं ऐसा नहीं होगा। प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte, ये भी नहीं होगा। ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी, नहीं। सेकेंडरी oocyte, हाँ सेकेंडरी oocyte एंड ओवम होगा, क्योंकि सेकेंडरी oocyte ही ओवम के फॉर्म में रिलीज हो जाती है बाद में। सेकेंडरी oocyte जो कि आपको जैसे ही ओव्यूलेशन होता है उसके बाद आपका डिवीजन होता है, और फाइनली सेकेंडरी oocyte जो है ओवम के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। उसके बाद है जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन एंड ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर रेफर टू ट्रांसफर ऑफ इम्ब्रियो इन फैलोपियन ट्यूब। अब चूंकि हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सोचिए 16 ब्लास्टोमियर में तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तक आते आते उसको यूट्रस में इम्प्लांट होना शुरू हो जाना चाहिए। मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स स्टेज 16 to 24 ये तो नहीं होगा। मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, तो चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी 8 दिया हुआ है,
तो हम लोग मोर देन 8 नहीं लिखेंगे, तो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में इसको ट्रांसफ़र करना है। चूँकि ये फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसलिए इसको 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में ही ट्रांसफ़र कर देना सही होता है। ठीक है, चलिए अगला है ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लो साइटोमीटर एक्सेप्ट। अब देखिए, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है, सिंटिलेशन काउंटर नहीं, सिंटिलेशन काउंटर नहीं होगा, लेजर होता है, फ्लो चैम्बर भी होता है, सिंटिलेशन काउंटर नहीं होगा। सिंटिलेशन काउंटर एक अपने आप में एक क्या बोलते हैं कि डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है आयोनाइजिक रेडिएशन के डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो सिंटिलेशन काउंटर जो है आपको फ्लो साइटोमीटर में नहीं होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। आरएनए हेलिक्स बनाता नहीं है। बीडीएनए ये राइट हैंडेड होता है। जेडडीएनए, एडीएनए भी राइट हैंडेड होता है, बीडीएनए भी राइट हैंडेड होता है। आरएनए बनाता नहीं है, बचा तो जेडडीएनए जो होता है वो आपका लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज आज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, दे आर यूज्ड फॉर। तो ये आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए को काटता है, कटिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ये कट करता है। इफ अ हीमोफिलिक मैन मैरीज अ कैरियर वुमेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर हिज प्रोजेनी। ओके, तो हीमोफीलिया जो होता है, आपको बता दें, हीमोफीलिया जो होता है आपको सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है, जिसका जीन जो है वो एक्स क्रोमोजोम पे पाया जाता है। अब चूंकि ये रिसेसिव डिजीज है, सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव डिजीज है, तो जब भी दोनों अलील डिफेक्टिव होंगे तभी जाके ये आपको क्या बोलते हैं कि ये डिजीज उत्पन्न होगा। इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, डोमिनेंट डिजीज नहीं है, रिसेसिव है, तो दोनों अलील का पॉजिटिव होना जरूरी है। ठीक है, इसका एक खासियत है, समझ लीजिए कि वुमेन जो होती हैं वो सिर्फ इसकी कैरियर होती हैं। वुमेन जो होती हैं सिर्फ इसकी कैरियर होती हैं। जो वुमेन इससे अफेक्टेड हो जाती है वो सरवाइव नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया में क्या होता है कि एक बार जब ब्लडिंग शुरू हो जाती है तो वो ब्लडिंग रुकती नहीं है और उसके कारण आदमी का डेथ हो जाता है। तो इसलिए वुमेन सरवाइव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि पहले मेंस्ट्रुएशन के समय ही जब उसका ब्लीडिंग जब शुरू होता है तो उसी ब्लीडिंग से उसकी मौत हो जाती है। इसलिए हीमोफीलिक वुमेन सरवाइव नहीं कर पाती है। जो भी वुमेन आपको मिलेंगी वो इसकी कैरियर होंगी। कैरियर कहने का मतलब है कि उसका एक एक्स क्रोमोजोम अफेक्टेड होगा जबकि दूसरा एक्स क्रोमोजोम नॉर्मल होगा। ठीक है, अब मेरी बात आप समझ गए। चलिए, इस हीमोफीलिया को एक और बार इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। हो सकता है अगले बार आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछ दे। इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। रॉयल डिजीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो थी इसकी कैरियर थी। ठीक है, और रॉयल फैमिली में डिजीज था क्योंकि कैरियर थी। चलिए, अब बात आती है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ये हीमोफिलिक मैन मैरीज अ कैरियर वुमेन। मैन है जो कि हीमोफिलिक है, यानी कि उसका एक्स क्रोमोजोम अफेक्टेड है, कैरियर वुमेन से शादी कर लेता है। तो कैरियर वुमेन है यानी कि उसका एक्स क्रोमोजोम अफेक्टेड है, दूसरा नॉर्मल है। अब जो इसमें स्पर्म जो बनेगा वो एक अफेक्टेड एक्स के साथ बनेगा और दूसरा स्पर्म वाई के साथ बनेगा। इसमें जो ओवम बनेगी वो एक अफेक्टेड एक्स के साथ बनेगी, दूसरा नॉर्मल बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब हम बात करते हैं, अगर इस अफेक्टेड एक्स का इस अफेक्टेड एक्स के साथ फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जो फीमेल बनेगी वो अफेक्टेड फीमेल होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है अफेक्टेड है, यहाँ पे ये भी अफेक्टेड है और ये भी अफेक्टेड है। चलिए, दूसरा, अगर ये स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है तो ये कैरियर फीमेल बनेगी, क्योंकि एक एक्स नॉर्मल है, दूसरा एक्स अफेक्टेड है। चलिए, अब तो इसमें क्या कह रहा है, 50% डॉटर्स आर कैरियर एंड 50% हीमोफिलिक। चलिए, तो यहीं पे हमारा आंसर मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए ऑल द डॉटर्स आर हीमोफिलिक गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 50% ही हो रहा है। ऑल सन्स आर हीमोफिलिविंग एंड ऑल डॉटर्स आर नॉर्मल, तो डॉटर्स आर नॉर्मल तो नहीं होगा। ऑल सन्स आर नॉर्मल एंड ऑल डॉटर्स आर कैरियर, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर यही होगा। अभी थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं, अगर वाई इसको करता है तो क्या बनेगा, ये हीमोफिलिक मैन बनेगा।
अगर y इसको करता है तो XY, ये नॉर्मल मान बनेगा। तो सीधी सीधी बात है, हम आपको बता दें 50% डॉटर जो होंगी नॉर्मल होंगी, और सॉरी कैरियर होंगी, और 50% डॉटर जो होंगी हीमोफिलिक होंगी, यानी कि उनको हीमोफीलिया होगा। उसी सन की अगर बात करें तो 50% नॉर्मल होगा और 50% जो होगा हीमोफिलिक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से डिटेल में समझाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो ऑफ द डाईहाइब्रिड क्रॉस इज, ये भी आपको 2019 में पूछा गया था। तो ये पूछ रहा है कि फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। तो फिनोटाइप रेशियो और डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, 9:3:3:1, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स साइट्स फॉर एग्जाम्पल। एबीओ ब्लड ग्रुप क्या क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये गलत है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होता है, को डोमिनेंस। हाँ, को डोमिनेंस होता है क्योंकि ए और बी जो होते हैं एक साथ अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा मल्टीपल एलिज्म, हाँ ये भी होता है, तो यानी कि दोनों हो सकता है। तो बोथ को डोमिनेंस एंड मल्टीपल, तो आपका चौथा नंबर आंसर सही होगा। मल्टीपल एलिज्म इसलिए होता है क्योंकि इसमें ए, बी, ओ और आई ये 4 अलील होते हैं, मतलब ओ नहीं सॉरी आई, तो ए आई और ए बी और आई, ठीक है, तो ये इसके अलील होते हैं। बीटी कॉटन इज अ क्लोन प्लांट, क्लोन प्लांट नहीं है, ट्रांसजेनिक प्लांट है। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, जिसमें बैसिलस थुरिंजिएंसिस के अगेंस्ट हम लोग जो है जीन ऐड करते हैं, जो कि उसको जिससे बैसिलस थुरिंजिएंसिस के अगेंस्ट वो क्या बोलता है, सॉरी कैटरपिलर के अगेंस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिक एलिमेंट पैदा करता है। ठीक है, इन एन एरिया वेयर डीडीटी हैड बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली बिकॉज, ठीक है, कोबराज वेयर फीडिंग नहीं है, मेनी ऑफ द बर्ड्स एग लेड डिड नॉट हैच, यही सही होगा। ये जो बर्ड्स जो डीडीटी के छिड़काव के बाद क्या होता है कि बर्ड्स जो अपना एग देते हैं, अंडा जो देते हैं, उसका ऊपर का सरफेस पतला हो जाता है, जिसके कारण उसकी हैचिंग जो है ठीक से नहीं हो पाती है। जैसे ही बर्ड्स उस पर हैचिंग करने के लिए उसके ऊपर बैठते हैं, वो अंडा जो होता है फट जाता है, क्योंकि उसके ऊपर का जो लेयर है वो डीडीटी के कारण बहुत पतला हो गया होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ अ म्यूटेशन कन्वर्ट अ ट्रिपलेट कोडोन UGC to UGA इट कॉल्ड। पहला मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि UGA जो है वो एक तरह का स्टॉप कोडोन है। क्या है, स्टॉप कोडोन है। और मिससेंस म्यूटेशन तब होता है जब UGC है आपको जो कि एक सिस्टीन कोड करता है, सिस्टीन एमिनो एसिड। अब मान लीजिए एक ऐसे कोडोन में चेंज हो जाता है जो सिस्टीन को न कोड करके किसी और एमिनो एसिड को कोड करता, तब उसको हम लोग बोलते हैं मिससेंस, कि एक एमिनो एसिड को कोड नहीं किया, चलिए दूसरे एमिनो एसिड को कोड कर दिया। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि ये एक ऐसे कोडोन में चेंज हो जा रहा है जो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं कर रहा है, दैट इज स्टॉप कोडोन है। तो इसको हम लोग नॉन सेंस कहते हैं, जो किसी भी एमिनो एसिड को सेंस नहीं करता, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फॉल्स अबाउट टाटा बॉक्स इज दैट। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। हैज TAT, ये बात सही है कि यही सीक्वेंस होता है। फॉल्स हमसे पूछा जा रहा है। लाइज 10 बेस पेयर ऑफ स्टीम टू द स्टैंड पर, यही गलत है। ठीक है, तो फॉल्स यही है आपका, ये 10 बेस पेयर ऑफ स्टीम नहीं होकर के 25 to 30 बेस पेयर ऑफ स्टीम होता है। ठीक है, अलाइन RNA पॉलीमर सही है। हैज मोस्टली 7 to 8 बेस पेयर सही है, देख लीजिए यहाँ पे 7 बेस पेयर है। ठीक है, ड्यूरिंग कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज द नंबर ऑफ ATP फॉर्म्ड इज 36। आपको भी पता है कि ये कितना होता है, आपको 36 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 डिफिशियंसी कैन बी डायग्नोस्ड बाय यूरिनरी रिएक्शन। देखिए विटामिन B12 डिफिशियंसी से क्या होता है कि विटामिन B12 हेल्प करता है आपको मिथाइल मालोनिक एसिड, मिथाइल मालोनिक एसिड को सक्सिनिल को एंजाइम A में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, और इसमें B12 जो है एक कोफैक्टर काम करता है। लेकिन अगर B12 की डिफिशियंसी हो जाती है तो ये तो बनेगा नहीं,
तो मिथाइल कोबाल मेलानोइक एसिड एक्युमुलेट होने लगेगा और ये कन्वर्ट होने लगेगा MMA यानी कि मिथाइल मैलोनेट में। तो मिथाइल मैलोनेट का यूरिन में डिटेक्ट होना ये बताता है कि मिथाइल मैलोनिक एसिड एक्युमुलेट हो रहा है, और मिथाइल मैलोनिक एसिड इसलिए एक्युमुलेट होगा क्योंकि विटामिन B12 नहीं है, दैट इज जो वो आदमी है वो विटामिन B12 डिफिशियंट है। समझ गए मेरी बात? चलो फिर से एक बार समझ लीजिए कि मतलब मिथाइल B12 जो होता है वो एज ए को फैक्टर काम करता है मिथाइल मैलोनिक एसिड को सक्सेसफुल कोई एंजाइम में कन्वर्ट करने में। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो ये कन्वर्जन नहीं होगा तो ये एक्युमुलेट होने लगेगा, और एक्युमुलेट होकर कन्वर्ट होने लगेगा MMA में। तो MMA का डिटेक्ट होना इसका मतलब है कि ये एक्युमुलेट हो रहा है, और ये एक्युमुलेट तब होगा जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम पार्टिसिपेट इन बोथ द साइट्रिक एसिड, 2019 में पूछा जा चुका है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये आपको TCA साइकिल और आपको ट्रांसपोर्ट चेन दोनों में इन्वॉल्व होता है। बिलरुबिन इन सीरम कैन बी मेजर्ड बाय, तो बिलरुबिन कई तरह से होता है। आपको डाइएजो रिएक्शंस के द्वारा भी होता है, आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये वांडरबर्ग रिएक्शन है, ये इसके द्वारा इसको रिएक्ट किया जाता है। वांडरबर्ग रिएक्शन में क्या किया जाता है कि इसमें डाइएजोटिजोल सल्फोनिक एसिड यूज किया जाता है, सल्फोनिक एसिड यूज किया जाता है। ये क्या रिएक्शन करता है, आपको बिलरुबिन से जाकर के रिएक्शन करता है और आपको बनाता है एजो बिलरुबिन जो कि बैगनी कलर यानी कि पर्पल कलर का होता है। ठीक है, तो अगर पर्पल कलर आता है दैट मीन्स रिएक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिवली भी इसका यूज करते हैं, लेकिन ये बात ये है कि ये क्या बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में बिलरुबिन को डिटेक्ट करता है। अगला है पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। ठीक है, तो बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो एक्चुअली फ्री अल्डिहाइड और कीटोन को डिटेक्ट करता है। तो जिसमें मिलेगा वो पॉजिटिव टेस्ट देगा, जिसमें नहीं मिलेगा वो नहीं देगा। तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड क्योंकि ये मोनोसैकेराइड है तो बिल्कुल देगा। अब बचा क्या, लैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये तीनों डाइहाइब्रिड। तो इसमें चूज करना है। माल्टोज ग्लूकोज से बनता है, लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज से बनता है, और फ्रुक्टोज जो है वो आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है। लेकिन लैक्टोज और माल्टोज में जो ग्लूकोज होते हैं उनमें बॉन्डिंग ऐसी होती है कि उनका एक रिड्यूसिंग शुगर यानी कि आप बोल सकते हैं कि अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन जो होते हैं वो अवेलेबल रह जाते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव देने के लिए, यानी कि बेनेडिक्ट रिएजेंट से रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन सुक्रोज की जो बॉन्डिंग होती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच 1:4, उसमें जो होता है रिड्यूसिंग शुगर अवेलेबल नहीं होता है, जिसके कारण ये बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है। ठीक है, अब आता है बॉडी एक्स मिक्सचर। बॉडी एक्स मिक्सचर जो है वो एक तरह का आपका इनऑर्गेनिक फंजीसाइड्स है। इनऑर्गेनिक आप बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक फंजीसाइड का मिक्सचर है। ठीक है, जो फंगस को किल करता है। टू डायमेंशनल जेल्स आर यूज्ड टू सेपरेट DNA from RNA, separate DNA fragment, separate RNA fragment, separate different proteins। तो ये डिफरेंट प्रोटीन्स को यूज करने के लिए इसको आइसोइलेक्ट्रिक फोक्सिस भी बोलते हैं। तो ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे आपको प्रोटीन को जो है वो क्या बोल सकते हैं कि सेपरेट करता है। ठीक है, इसलिए इसको आइसोइलेक्ट्रिक फोक्सिंग भी कहते हैं। हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि हेल रेफर्स टू, पहला ऑप्शन है द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ईयर्स इन फुल हेल्थ दैट न्यू बॉर्न कैन एक्सपेक्ट टू लीव बेस्ड ऑन करेंट रेट ऑफ इल हेल्थ एंड मोर्टालिटी। The equivalent number of years of healthy life lost due to all causes, whether from permanent mortality of connected disability, expectation of life year which could be free to disability, loss of healthy life years resulting from chronic disability, and total number of health years. No, so I think it's option number first is right. Okay, the
द वेट ऑफ द बेबी बिकम्स 5 टाइम द बर्थ वेट ऑफ द एज। तो कह रहा है कि बेबी का वेट उसके बर्थ के कितने साल के बाद उसका 5 टाइम बढ़ जाता है। तो बेबी का वेट जो होता है 5वें ईयर में उसका 5 टाइम्स बढ़ जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जन्म के समय बेबी का वेट लगभग 2.5 टू 4.3 के आसपास होता है, जबकि 5वें सेल में इसका वेट जो है 20.5 के आसपास हो जाता है। तो 5वें साल में इसका वेट जो है 5 टाइम बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी वैल्यूज शुड बी नर्स एक्सपेक्ट टू बी एलिवेटेड इन चाइल्ड हु हैज पैंक्रियाइटिस। तो पैंक्रियाइटिस में ये पैंक्रिएज का ये नेचर है कि उसमें इन्फ्लामेशन हो चाहे वो डैमेज्ड हो, तो उस केस में उसमें से एमाइलेज का लेवल बढ़ने लगता है ब्लड में। तो जब एमाइलेज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो सीरम एमाइलेज का लेवल जो है आपका बढ़ जाएगा। एक्चुअली एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगला है, एन इन्फेंट इज टू रिसीव 20 mg ऑफ phenobarbital orally per day divided into 2 equal doses of seizures controls. The medication is dispensed as 20 mg per 5 ml. How many milliliters should be nurse admission for? अब देखिए, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इन्फेंट को यानी कि एक बच्चे को 28 mg दवा जो है उसको रोज देनी है। अब इस दवा को डॉक्टर ने क्या किया है कि 2 डोज में बांट दिया गया है। एक डोज ए हो गया, दूसरा हो गया बी, मतलब 2 बार में इसको दे देना है। लेकिन पर डे कितना देना है? 20 mg देना है। ठीक है। अब नर्स को जो दवा मिला है उस दवा में मेडिसिन का कंसंट्रेशन 20 mg पर 5 ml है। ठीक है, यानी कि 5 ml में कितना है? 20 mg है। ओके। अब कह रहा है कि अब वो कितना ml देगी पर डोज में, मतलब यहाँ पे कितना ml देगी और यहाँ पे कितना ml देगी कि उसको पर डे 28 mg मिल जाए। ठीक है, चलिए। अब 5 ml में 20 mg है तो 1 ml में कितना हो जाएगा आपका? 4 mg हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1 ml में 4 mg हो जाएगा। अब उसको 28 mg देना है तो उसको कितना देना होगा? 7 ml देना होगा। कितना ml देना होगा? 7 ml, यानी कि 7 चौका 28। ठीक है, 7 ml पर डे उसको देना होगा। अब इस 7 ml को उसको कितने भाग में बांट देना है? 2 भाग में, यानी कि 3.5 ml एक बार और फिर 3.5 ml एक बार। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर अबाउट। देखिए 6 मंथ तक ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि इन्फेंट को यानी कि बच्चे को सिर्फ मदर के मिल्क पे ही सर्वाइव करना चाहिए, काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आरएनए इंटरफेरेंस आवर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग इज अ कंजर्व्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो इसमें होता क्या है कि जो आरएनए बनता है उसके एगेंस्ट एक दूसरा आरएनए कम्प्लीमेंट्री आरएनए तैयार किया जाता है इस आरएनए की साइलेंसिंग के लिए, इस आरएनए की साइलेंसिंग के लिए। ठीक है, तो अगर ये साइलेंस करता है इसको तो क्या बन जाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाटा बेसेस सच एज कैच एंड स्कोप। तो ये कैच एंड स्कोप ये बायो इन्फॉर्मेटिकल टूल्स हैं जो कि अप्लाई किया जाता है द स्ट्रक्चरल फैमिली टू विच अ प्रोटीन बिलोंग्स, उसकी आइडेंटिटी के लिए। 2 सीक्वेंस आर सेड टू बी होमोलोगस। होमोलोगस सीक्वेंस वैसे सीक्वेंस होते हैं जिसका एंसिस्टर कॉमन हो। ठीक है, कॉमन एंसिस्टर से बिलोंग करते हो। ये 30% नहीं हो पाएगा, गलत है। दे बिलोंग टू सेम फैमिली वाली बात नहीं है। दे हैव कंजर्व टू शेयर सिमिलर फंक्शन प्रोटीन, गलत है। तो सेम एंसिस्टर यानी कॉमन एंसिस्टर से बिलोंग करते हो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चैप्रोनिन? चैप्रोनिन जो होता है प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पर HSP70 हिट्स ऑफ प्रोटीन्स जो होते हैं वो चैप्रोनिन्स होते हैं जो कि आपको प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। द कलर ऑफ अर्थ फ्रॉम बॉडी इज ब्राउन ड्यू टू ब्राउन। हीमोग्लोबिन तो रेड करता है, हीमोसाइनिन भी नहीं होगा, RBC भी नहीं होगा, पोरफायरिन, क्योंकि हीमोसाइनिन जो होता है वो इसके लिम्फ के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है बॉडी का कलर, तो पोरफायरिन हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड डज नॉट हैव एन एरोमेटिक रिंग? ट्रिप्टोफैन में होता है, हिस्टिडीन में भी होता है,
टायरोसिन में भी होता है, प्रोलीन में नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोलीन। चलिए, द फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी ओवर अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल वाज, ओके, ये जो फर्स्ट जीन थेरेपी था किसके लिए? एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए। ये 4 ईयर के बच्ची में cDNA बना करके किया गया था और इस cDNA को रेट्रोवायरस के द्वारा ट्रांसफर किया गया था शरीर में, ठीक है, रेट्रोवायरस के द्वारा ट्रांसफर किया था। और ये cDNA रिस्पॉन्सिबल था क्या बनाने के लिए? एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एडिनोसिन डीएमिनेज। तो cDNA बना करके रेट्रोवायरल के थ्रू इंजेक्ट मतलब शरीर में प्रवेश कराया गया था, ठीक है। तो ये भी आप हो सकता है अगर क्वेश्चन आगे घुमा करके पूछे तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किस फॉर्म में दिया गया था? cDNA के फॉर्म में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजी दैट ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट मैचिंग बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स अ रिसेप्टर एंड लिगेंड इज कॉल्ड, तो मॉलिक्यूलर, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मैचिंग, मॉलिक्यूलर डॉकिंग, मॉलिक्यूलर फिटिंग और मॉलिक्यूलर एफिनिटी चेकिंग। यहाँ पे कह रहा है चूंकि बेस्ट मैचिंग, ठीक है, बेस्ट मैचिंग की बात हो रही है किसके बीच? रिसेप्टर और लिगेंड के बीच। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग। मैचिंग और फिटिंग अलग चीज़ें होती है, एफिनिटी चेकिंग तो है नहीं इसमें। तो यहाँ पे मैचिंग और फिटिंग की बात अलग हो रही है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर डॉकिंग कहते हैं और ये पार्ट कितना है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट है। अगला है द ड्यूअल रेसिस्टेंट वेक्टर। ड्यूअल रेसिस्टेंट, दो रेसिस्टेंट वेक्टर, ड्यूअल रेसिस्टेंट का मतलब होता है 2 अलग अलग एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 लेटर जो लिखे हुए हैं इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि प्लाज्मिड की जब हम लोग नोमेनक्लेचर चेक करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। पी का मतलब होता है प्लाज्मिड और ये जो 2 लेटर होते हैं ये इनके ओरिजिनेटेड साइट से लिए जाते हैं। जैसे यू और सी जो लिया गया, ये लिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डेवलप हुआ, 18 नंबर प्लाज्मिड है, ये 19 नंबर प्लाज्मिड है। वैसे ही यहाँ पे ये बी और आर जो दिया गया, ये इनके इन्वेंशन करने वालों के नाम पे दिया गया। पहला है बोलीवर और दूसरा है रॉड्रिगीज, और ये भी वहीं पे डेवलप हुआ था। लेकिन ये कौन सा नंबर प्लाज्मिड था? 322। ये दोनों जो है इनमें सिंगल नंबर ऑफ एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंसी है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन कौन सा एंटीबायोटिक है। पहला 18 के लिए ये है और 19 के लिए ये है। और आपका PBR 322 जो है ये अलग अलग 2 एंटीबायोटिक के लिए आप इसमें रेसिस्टेंट डेवलप है। तो जब हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं तो ये दोनों में से कोई भी एंटीबायोटिक हम लोग स्क्रीनिंग के लिए ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए। चलिए अगला है रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस इमिट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात यहाँ पे हो रही है। कौन कौन सा? अल्फा, बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि आपको रेडियो एक्टिव डीके के द्वारा न्यूक्लियस से अल्फा, बीटा और गामा निकलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूसन का काम आपका किसका है? बी लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। ये बी लिम्फोसाइट्स का काम है। पिछले में पूछा भी गया था कि डिफ्रेंसिएशन के बाद क्या क्या बनता है। तो बी लिम्फोसाइट जो है एक जब डिफ्रेंसिएशन होता है यानी कि जब एंटीजन से इसका इंटरेक्शन होता है तो ये बनाता है आपका मेमोरी सेल्स और आपका प्लाज्मा सेल्स। तो मेमोरी सेल्स मेमोरी के लिए रह जाता है और प्लाज्मा सेल्स जो होता है वो आपको एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। चलिए अगला है परफोरिन लाइंड पोर्स इन टारगेट सेल दैट इज डेवलप बाय नेचुरल किलर सेल्स के द्वारा आपको, क्योंकि मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स और मास्टर्स ये इनका जो मैक्रोफेज का जो फैगोसाइटोसिस होता है उसमें परफोरिन लाइन डेवलप नहीं किया जाता है और डायरेक्ट फैगोसाइटोसिस करता है आफ्टर इंटरेक्शंस आफ्टर एंटीजन प्रोटीन। Which of the after interaction, which of the type of immunity is developed after exposure to pathogens? Develop our exposure to pathogen. तो यहाँ पे पैथोजन से इंटरेक्शंस के बाद जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होता है। कौन सा? नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर डायरेक्टली हम एंटीबॉडी दे देते एंटीजन की बजाय तो वो पैसिव इम्यूनिटी होता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पैथोजन से हो रहा है तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा। कौन सा? नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
अब कह रहा है द इन्फेक्शन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर्स द ह्यूमन बॉडी, स्पोरोजोइट फॉर्म में ये आपके मॉस्किटो के प्रोबोसिस में लार्वा के साथ प्रोबोसिस में स्टोर रहता है, जैसे ही वो बाइट करता है उसमें इंटर कर जाता है। स्पोरोजोइट स्टेज जो होता है इन्फेक्टिव स्टेज होता है। चलिए, द वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस के लिए दो तरह का वैक्सीन है, एक होता है सेबीन और दूसरा होता है साल्क। ठीक है, साल्क जो होता है इनएक्टिवेटेड वायरस होता है और सेबीन जो होता है एटीन्यूएटेड वायरस होता है, जो कि डेवलप किया गया है आपके अल्बर्ट सेबीन के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका सेबीन जो होता है एटीन्यूएटेड वायरस होता है और साल्क जो होता है इनएक्टिवेटेड वायरस होता है। ठीक है, सेबीन जो होता है, अब दोनों में क्या होता है, चूंकि हम होल वायरस को दे रहे हैं, एक एटीन्यूएटेड है दूसरा इनएक्टिव है, तो होल वायरस को हम लोग दे रहे हैं तो नया एंटीबॉडी आपके शरीर में बनेगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब इन दोनों के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग बात कर ले तो सेबीन जो वायरल होता है वो ओरली दिया जाता है, जो कि इंटेस्टिन में जा करके आईजीई के प्रोडक्शन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, और ये जो है इंट्रावेनसली दिया जाता है, साल्क वायरस, ये कि इनएक्टिवेटेड वायरस होता है। ठीक है, चलिए, द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, विडाल टेस्ट, ये कॉमनली क्वेश्चन है आपको 12th के बायोलॉजी में मिल जाएगा। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स एक्सेप्ट, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो टी सेल मेडिएटेड होती है। कौन सेल? टी सेल मेडिएटेड होती है। तो टी सेल मेडिएटेड है तो क्लास 1 MHC होगा, ठीक है, टी हेल्पर सेल भी होगा, ठीक है, प्रोसेस्ड एंटीजन भी होगा, ठीक है, लेकिन सीक्रेटेड एंटीबॉडी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। सीक्रेटेड एंटीबॉडी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बी सेल इन्वॉल्व्ड नहीं है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट इन लिम्फ नोड आर कंसंट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल लोकेशन, पाराकॉर्टेक्स, ठीक है, यहाँ पे तो मेडुला में नहीं होगा, पाराकॉर्टेक्स एडजेसेंट टू लिम्फोइड फॉलिकल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ द हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसमें दोनों सेक्सुअल ऑर्गन मौजूद हो, मेल का भी और फीमेल का भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अर्थवर्म, टेपवर्म, हाउस फ्लाई, ठीक है, फ्रॉग, तो फ्रॉग और हाउस फ्लाई यहाँ पे नहीं होगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अर्थवर्म, टेपवर्म, सीवर्स, हाउस फ्लाई, यहाँ यह भी नहीं होगा। अर्थवर्म, लीच, स्पंज, राउंडवर्म, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे राउंडवर्म लग गया है। अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच एंड स्पंज, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये चारों के चारों क्या होते हैं? हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर इज यूज टू कॉस्मेटिक एंड पॉलिसी, एपीकल्चर में आपका क्या आता है? हनी बी, तो हनी बी से हम लोग को 2 प्रोडक्ट प्राप्त होता है आपका, एक हनी और दूसरा वैक्स। तो ये वैक्स जो है आपको यूज्ड होता है आपको कॉस्मेटिक्स में, ये आपके या पॉलिसेज में चमकदार बनाने के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका वैक्स जो होता है वे ये यूज किया जाता है आपके क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक एंड पॉलिसेज। तो अगला क्वेश्चन है हॉस्टिन फ्रीजियन ब्राउन स्विस एंड जर्सी आर ऑल नोन, ये एक कैटल की ब्रीड है और ये एग्जोटिक ब्रीड यानी कि बाहर की ब्रीड्स हैं। उसके बाद है 7 फील्डमैन डाई टेस्ट यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ टैक्सोप्लाज्मोसिस, ये एक डाई है जो कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। एक्वेटिक लार्वा ऑफ मॉस्क्यूटो इज नोन एज, मॉस्क्यूटो का एक्वेटिक लार्वा यानी कि जल में उगने वाला लार्वा कौन सा है? रिगुलर लार्वा जो होता है वो एक्वेटिक लार्वा होता है। ये कौन कौन से किसके लार्वा है? ये आपके बटरफ्लाइज का लार्वा है, जान लीजिए, ये टैडपोल फ्रॉग का लार्वा है और मैगोट जो है वो फ्लाई का लार्वा है, हाउस फ्लाई का लार्वा ये बोल सकते हैं। विच कैलकुलेटिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स में पार्टिकल्स का कैलकुलेशन किया जाता है और पार्टिकल्स का कैलकुलेशन PM25 एंड PM10 माइक्रोन, ये 25 और पार्टिकल्स माइक्रोन के फॉर्म में लिया जाता है, 2.5 माइक्रोन और 10 माइक्रोन। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कोल्ड डिजर्ट, ओके, तो कोल्ड कालाहारी जो है ये अफ्रीकन डिजर्ट है, ये आपके हॉट डिजर्ट है, ये 17वां सबसे बड़ा डिजर्ट है। सोनोरन नॉर्थ अमेरिका का डिजर्ट है, ये भी हॉट डिजर्ट है। थार आपका इंडियन डिजर्ट है, ये भी आपका हॉट डिजर्ट है जो राजस्थान के आसपास है। पेंटागोनिया ये अर्जेंटीना का डिजर्ट है,
अर्जेंटीना का, ये इसका टेम्परेचर लगभग 7 डिग्री होता है, ठीक है। और ये 8th नंबर ऑफ लार्जेस्ट डेजर्ट है। कहाँ पे? अर्जेंटीना में। टेम्परेचर कितना होता है? 7 डिग्री। तो कोल्डेस्ट डेजर्ट हो गया पेंटागोनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमनली अप्लाइड इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट सिस्टम? कैटालिटिक कन्वर्टर, ये आपके लीड को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो लीड का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट? ठीक है, तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट वैसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट के ऐड होने से बनते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी? ओजोन होगा। देखिए ओजोन दो तरह का होता है, एक गुड ओजोन जो कि ऑक्सीजन O2 के सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता है और फिर कोलाइड होकर के O3 बनाता है। तो ये लीजर जो ट्रोपोस्फियर्स में मिलता है, ठीक है। तो ये गुड ओजोन होता है। लेकिन बैड ओजोन जो होता है वो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के मिलने से बनता है। और ये दोनों क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। इसीलिए ओजोन जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। इटाई जीजीज, चलिए ये कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम पॉइजनिंग के कारण। ये जापान में 2012 में देखा गया था। द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्लावर, ये गुड़हल का फ्लावर का फोटो दिखाया गया था। आप गुड़हल का फ्लावर का हिबिस्कर रोजा साइनेंसिस होता है इसका साइंटिफिक नेम। चलिए, a host plant produced a toxin that is lethal to aphid feeding on its leaf. Over time, some of the aphid become immune to the toxin. In response, the host plant begin to produce a different toxin that is lethal to plant. अब बात आती है कि एफिड का भी इवोल्यूशन हुआ और प्लांट ने भी इवोल्यूशन किया। एफिड का इवोल्यूशन हुआ कि वो टॉक्सिक्स के प्रति सर्वाइव कर पाए, और प्लांट का इवोल्यूशन इस तरह के हुआ कि वो एफिड को फिर से किल कर पाए। तो दोनों का इवोल्यूशन हुआ साथ साथ, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं को इवोल्यूशन। पैरासिटिज्म नहीं होगा, पैरासिटिज्म अलग होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों एक साथ सर्वाइव कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कॉमन्सलिज्म में दोनों को फायदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो कोई इवोल्यूशन नहीं हो, क्योंकि दोनों ने अपने आप को इवॉल्व किया एक दूसरे से बचने के लिए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट डिस्क्राइब्स पैटर्न ऑफ आइडियलाइज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ? आइडियलाइज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर है। तो एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कब देखा जाता है? जब नॉन लिमिटिंग हो, अनलिमिटेड फैक्टर्स हो, अनलिमिटेड कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, अनलिमिटेड न्यूट्रिशन हो, अनलिमिटेड सारा चीज़ हो, तो एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि लिमिटिंग फैक्टर है तो यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल देखने को मिलता है। अब कह रहा है इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन एक्टिविटी एंड डिले इन सेंसन इज कॉज्ड बाय। चलिए आते हैं ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है आपका जिब्रेलिन, ऑक्जिन, साइटोकाइन एंड इथाइलिन। चलिए इथाइलिन पहले नहीं होगा क्योंकि ये पकाऊ हार्मोन है, पकाता है, सेंसन्स को डिले नहीं करता। चलिए अब कह रहा है चूंकि इसमें सेल डिवीजन दे दिया है तो डिले ऑफ सेंसन्स जिब्रेलिन से भी होता है और साइटोकाइनिन से भी होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सेल डिवीजन क्वेश्चन में ऐड कर दिया है तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? साइटोकाइनिन होगा। विच प्लांट पार्ट इज मॉडिफाइड इनटू पीचर इन पीचर प्लांट? लीफ को अपने मॉडिफाई इस तरह से कर लेता है कि जब भी कोई कीट आता है तो वो लीफ उसको बंद कर देता है। चलिए अगला है नेचुरल इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन फ्रॉम नीम, आजाडा डिक्टिनन, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड? आप इसमें आपका होता है रेड एंट, जो लाल चींटी होती है वो फॉर्मिक एसिड को उत्पन्न करती है, जिसके कारण जब वो बाइट करती है तो वहाँ पे रेडनेस होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ पेनलेस किलिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल टू रिलीव पेन आफ्टर एक्सपेरिमेंटल इज कॉल्ड। पेन से रिलीफ होने के लिए आफ्टर एक्सपेरिमेंटल। चलिए डाइसेक्शन तो ये तो पेनलेस नहीं होता है, डाइसेक्शन पेन होता है। अगर आपने यूथेंसिया नहीं दिया है तो डाइसेक्शन में पेन होगा। पोस्टमार्टम ये आफ्टर डेड होता है तो ये नहीं होगा। ऑटोप्सी भी आफ्टर डेड होता है तो ये नहीं होगा, डाइसेक्शन नहीं होगा। यूथेंसिया में आपको ऐसा किया जाता है कि डाइसेक्शन के बाद भी उसको पेन ना हो, और हो तो वो रिलीव हो जाए। चलिए विच ऑफ द एनिमल आर रेफर्ड टू द सोलिपिड्स? हॉर्स, सोलिपिड्स के फॉर्म में हॉर्स ही आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वेल, बाकी आपके मैमल्स के श्रेणी में नहीं आते हैं।
ठीक है, थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इससे वीडियो से फायदा हो रहा हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी मिल सके। लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग अगेन एंड अगेन आपके हर साल का, अभी तक हम लोगों ने 19, 20 और 21 का भी डाल दिया है, तो जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्टिव कोर क्वेश्चन दोनों का हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो आप जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और आप अपना तैयारी अच्छे से कर पाइएगा। थैंक यू सो मच।